हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और ये भी बताया था कि पूरे चैप्टर में हमें सेकंड लॉ ही ज्यादा पढ़ना, जो टॉपिक है सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ। और सब कुछ वो पिछला चैप्टर जैसे हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है, जो बॉडी में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्यों आता है, एक्सीलरेशन लगता है। एक्सीलरेशन क्यों आएगा, फोर्स लगता है। फोर्स के बारे में ही चैप्टर में आपको ज्यादा डिस्कस करने पहले बताया। अब फोर्स एप्लीकेशन शुरू करने से पहले फोर्स को हमने आप बताया था, कई तरह के फोर्स होते हैं। अगर याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, इस तरह के बहुत सारे फोर्स आपको बताए थे। जहां तक हम यहां जो पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस होगा। हम उसी बात की चर्चा करेंगे यहां पर इस चैप्टर में। अब कांटेक्ट फोर्स आपने पढ़ा था, बताया था कौन कौन फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को यहां नहीं पढ़ा जाएगा, लिक्विड में विस्कस फोर्स, ये सब आपके कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब। अब इसके बारे में एप्लीकेशन पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। नॉर्मल क्या है, टेंशन क्या है। अब फोर्स है तो दो चीजें इसमें निकालनी जरूरी होती है, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन क्या होता है, टेंशन कितना होता है, कितना डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शन, इस सब का आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जानना होगा। तो पहले देखते हैं नॉर्मल, बताया भी था। जैसे मान लो एक बॉडी ये है, दैट इज सरफेस अर्थ, और इस पर एक बॉडी रखी है, ये एम मास की। एक फोर्स तो लगेगा इसमें, आपको पता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg। अगर एम मास की बॉडी कहीं भी रखी हो तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ इस पर एक फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, mg। वास्तव में नॉर्मल तब आता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट फोर्स में आता है। इसका मतलब ये बॉडी जब सरफेस से अर्थ के कांटेक्ट में आई तब इस पर एक फोर्स और लगता है, क्योंकि ये बॉडी किसको पुश कर रही है, नीचे दबा रही है, इसको, अर्थ को, तो अर्थ भी इसको रोके हुए है। इसका मतलब अर्थ भी एक फोर्स लगा रही है इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में, और इसी को कहा जाता है नॉर्मल। इसी को बोलते हैं नॉर्मल। अक्सर ये एन से लिखा जाता है नॉर्मल। तो डायरेक्शन कैसा होता है नॉर्मल का? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स
is always perpendicular to the surface. बॉडी जिस सरफेस में रखी है उसके परपेंडिकुलर लगता है। जैसे अर्थ सरफेस पे बॉडी रखी है तो इसी सरफेस के अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा। अब परपेंडिकुलर तो लगेगा लेकिन इसमें दो डायरेक्शन होगा, ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने का प्रयास करता है, बॉडी को कंप्रेस करने का। जैसे अर्थ जब इस बॉडी पर नॉर्मल लगाएगी तो इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेगी, यानी इस पर फोर्स ऊपर लगाएगी ऐसे, यानी डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन such way that it tries to compress the body. नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ऐसे होता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने का ट्राई करता है। मतलब इस सरफेस में इस अर्थ इस बॉडी को कंप्रेस करने का, मतलब कंप्रेस करने का ये प्रयास करेगा। इसका मतलब ये किधर लगाएगा नॉर्मल? ऊपर। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है ऐसे और इसके कंटेक्ट में बॉडी और रखी, ऐसे रखी दो बॉडी, यहां से फोर्स लगाया एफ फोर्स लगाया। मान लो ये मास m1 है, मास m2। अब जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, क्या एक बॉडी चलेगी या दोनों? चलो m1 पे तो फोर्स लगा रहे हैं हम F, लेकिन m2 पर कौन फोर्स लगाएगा? m2 को फोर्स लगाएगा m1। देखिए दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के बीच हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगता है, कांटेक्ट फोर्स। ये बॉडी इस पर नॉर्मल लगाएगी इधर, मान लो L1, बॉडी m1 ने m2 पर एक फोर्स लगाया, उसको कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, तो m1 द्वारा m2 पर लगाया गया फोर्स N1 और m2 द्वारा N1 पर भी उतना फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा वो भी N1, नॉर्मल N1 या नॉर्मल रिएक्शन लेके N। m1 ने m2 पर फोर्स लगाया कितना? N। तो m2 ने m1 में फोर्स लगाया उतना ही कितना? N। क्योंकि इसी को हम पढ़ते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे अर्थ ने इस बॉडी पर फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर, तो ये बॉडी भी अर्थ पर एक फोर्स लगा रही है नीचे उतना ही N, और वे N किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी mg के बराबर। N इक्वल्स mg। और लगेगा, जैसे मान लो ये बॉडी नीचे फोर्स लगाएगी और सरफेस ऊपर फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो N1, तो इधर भी N1 और N1 हो जाएगा आपका m1g। इस सरफेस पे अर्थ फोर्स लगाएगी नॉर्मल ऊपर N2 और नीचे इसका वेट काम करेगा m2g, यानी ये भी बराबर होगा m2 के बराबर। बॉडी वास्तव में ना ऊपर जा रही ना नीचे, इसका मतलब नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। इसी को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बॉडी दूसरे पर जितना नॉर्मल लगाती है, दूसरी बॉडी भी उतनी ही नॉर्मल उस पर लगाती है, फोर्स लगाती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। इसका मतलब अगर m1 बॉडी अर्थ पे फोर्स लगा रही है नीचे m1g, तो ये अर्थ भी m1 पर लगाएगा उतना ही m1g, माने उसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन N1 इक्वल्स पहली बॉडी पर m1g और दूसरी बॉडी पर N2 इक्वल्स m2g, राइट। अगर ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं, मान लो m1 ने m2 पर फोर्स लगाया N, तो m2 भी m1 पर फोर्स लगाएगा कितना? N।
any direction of normal force is always perpendicular to the surface in such as way it try to compress the body. ये बॉडी को कंप्रेस करने का प्रयास करता है. जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे रखी, यहां रखी, ऐसे रखी, ये बॉडी देखिए सरफेस से रखी है, सरफेस ये इसी सरफेस से रखी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर सरफेस में. परपेंडिकुलर तो सरफेस के लगा नॉर्मल, ये सरफेस है इस पर रखी है, इसके परपेंडिकुलर, और हमेशा किधर इस सरफेस इस बॉडी को क्या करना चाहेगा, कंप्रेस, ऊपर की तरफ कंप्रेस करना चाहेगा. तो नॉर्मल का डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर. कहीं भी आप पढ़ोगे इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा. डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन सच एज वे, इन सच एज वे इट कंप्रेस, इट ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी. ये बॉडी को कंप्रेस करने की प्रयास करती है. अभी क्वेश्चन जमाएंगे, इसमें प्रॉब्लम्स को बताएंगे कैसे. इतना अच्छी आप याद रखोगे. दूसरा टेंशन. टेंशन कहां आता है, बॉडी में नहीं, टेंशन है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में. जैसे मान लो ये दो बॉडी, ये दोनों बॉडी स्ट्रिंग से बनी. ये मान लो ए बॉडी, ये मान लो बी बॉडी, ये है ये बी. एक फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है, तो क्या ए बॉडी चलेगी या दोनों, बॉडी ए चलेगी या बी चलेगी या दोनों, दोनों स्ट्रिंग से. क्योंकि अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, जब यहां से इसको खींचोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो खींच रहा है किसको, बी को. जब बी को खींचेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसको खींच रहा है, बी को. इसका मतलब स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा. कैसे आएगा, टेंशन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे टेंशन. ये जो टेंशन है, ये टेंशन, ये स्ट्रिंग में टेंशन जब यहां दिखाओगे तो किस पर लग रहा है, ए पर. ये जो टेंशन है लगेगा स्ट्रिंग में. यही टेंशन एक अगेंस्ट लग रहा, और इस पर तो दिखाओ, इस बॉडी पर तो टेंशन इधर लग रहा, क्योंकि ये टेंशन इस बी बॉडी को खींचेगा, और यहां जो टेंशन आ रहा है ए बॉडी को इधर खींच रहा. जब इधर आप खींचोगे, क्योंकि ये स्प्रिंग, सोचो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग को आप किसी से खींचते हो ऐसे, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाती है, अंदर. अगर आप उसको दूर ले जा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही है, अंदर. आप लगा रहे हो किधर, बाहर. ऐसे बाहर लगाओगे, छोड़ दोगे तो किधर जाएगी, रिलीज आएगी वापस. इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लगा रहे थे किधर, अंदर. ऐसे जब इसको खींचोगे आप एक को, तो ये किधर फोर्स लगाएगी, बैक साइड में. और चूंकि ये इस ब्लॉक को खींच रहा है, यहां टेंशन ऐसे दिखाएंगे. तो टेंशन किसी भी स्ट्रिंग में ऐसे दिखाया, ये टेंशन दिखाया ऐसे, ये टेंशन ऐसे दिखाते. यानी टेंशन हमेशा कोई स्ट्रिंग के लग लगता है. तो टेंशन के बारे में क्या लिखा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज always acts along the string. Direction of tension is always acts along the string, such as way, such as way it tries to reduce length of
ऑफ स्ट्रिंग, हमेशा वो स्ट्रिंग की लेंथ को रिड्यूस करने का प्रयास करता है। The direction of tension is always acts along the string such as way, डायरेक्शन क्या होगा, such as way it tries to reduce length of string, ये लेंथ स्ट्रिंग को रिड्यूस करने का प्रयास करता है। इसका मतलब टेंशन किधर लगेगा, इस बॉडी पर इधर ऐसे अंदर की तरफ लेगा, मतलब अपनी लेंथ को रिड्यूस करने का ट्राई करता है। इस तरीके से किसी भी बॉडी पर टेंशन लगता है। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, जैसे दो चीजें बताया आपको, नॉर्मल और टेंशन। टेंशन के बारे में जैसे मान लो भी बता रहा था, कोई स्ट्रिंग है, तो बॉडी ऐसे लटकी है, ऐसे तो बॉडी का वेट पीछे काम करेगा एमजी, इसमें टेंशन किधर आएगा, जब ये बॉडी स्ट्रिंग को नीचे खींचेगी तो स्ट्रिंग फोर्स ऊपर लगाएगी, इस बॉडी पर ऊपर। ये जब स्ट्रिंग इस सपोर्ट को नीचे खींचेगी तो सपोर्ट ऊपर खींचेगा, सपोर्ट ऊपर खींचेगा, रोकेगा, और स्ट्रिंग नीचे लगेगी। तो टेंशन का डायरेक्शन देखो ऐसे है, ये अगर देखो तो कंप्रेस, ट्राई टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, ट्राई टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है। तो टेंशन का डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑलवेज along to the string and tries to compress or tries to reduce the length of string। इसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि स्ट्रिंग के लेंथ को रिड्यूस करने का प्रयास करता है। तो कांटेक्ट फोर्स में यहां जो दो चीज यूज करनी है, पढ़नी है, वो हम दोनों आपको बता दिए। फ्रिक्शन अगले चैप्टर में आएगा, वो एक चैप्टर है। यहां पर केवल दो फोर्स की जरूरत पड़ेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, एक नॉर्मल और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, अब देखते हैं इस पर प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। जैसे मान लो एक कोई सरफेस है ऐसे, इस पर एक बॉडी ऐसे रखी 5 kg एक बॉडी रखी, दो फोर्स तो आप दिखाएंगे, इस दो फोर्स लगे। एक फोर्स इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा, डाउनवर्ड्स mg। बॉडी सरफेस को दबाएगी तो सरफेस से बॉडी को दबाएगा, हमारे नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा। दो बॉडी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, नॉर्मल ऊपर लगेगा। मान लो इस पर एक फोर्स ऐसे लगाया गया इधर से 10 न्यूटन, तो हमसे कह दिया फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल ऑफ द बॉडी। बॉडी पर क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो जाहिर है इस बॉडी को कौन सा फोर्स चल रहा है, 10 न्यूटन। सीधे लगा दो F इक्वल्स ma, फोर्स कितना लगा 10, बॉडी 5 kg, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल देखो, नॉर्मल ऊपर, वेट नीचे। अच्छा, बॉडी तो सरफेस पर ही चलेगी, बॉडी ना ऊपर जाएगी ना नीचे, ना अपवर्ड मूव करेगी ना डाउनवर्ड। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल। एनी ये हो गया N इक्वल्स mg, m 5g
10, ये आ गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन नॉर्मल। ऐसी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो ये सरफेस है, वही बॉडी इसमें भी रखी है, ये बॉडी रखी है 5 kg की बॉडी में, ये तो फोर्स तो आप दिखाएंगे नहीं। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मान लो एक फोर्स ऐसे लगा इस पर, ऐसे लगा F, ये मान लो लगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन कितने एंगल पे, मान लो एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री, याद रखिए sin 37 cos 53 डिग्री, 4/5 sin 53 नो 3/5 cos 50 sin 53 cos 37 4/5, ये वैल्यू होती है, याद रखना। थोड़ी सी अच्छा आंसर आवे, डिस्प्ले वगैरह में ना जाए, इसलिए एंगल हम 37 या 53 ले रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद कर लेंगे 37 डिग्री लिया है, sin 37 या cos 53 हो तो 3/5 वैल्यू होती है, और cos 53 डिग्री हो या sin 53 डिग्री हो या cos 37 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 4/5। देखो 20 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी पर, बॉडी ये बॉडी, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे तिरछा, तो क्या ये बॉडी इसी फोर्स के डायरेक्शन में से तिरछा उठ जाएगी? सरफेस पे, सरफेस पे रखी, जब फोर्स लगाओगे तो क्या बॉडी ऐसे जाएगी? नहीं, बॉडी तो इसी सरफेस पे ऐसे चलेगी, सरकेगी। कोई बॉडी जमीन पे रखी है, रस्सी बांध करके ऐसे खींचो तो क्या रस्सी के सहारे ऐसे उड़ जाएगी आपकी तरफ, या सरकेगी जमीन पे? सरकेगी, यानी चलेगी किधर? सरफेस पे। तो सरफेस के एलांग फोर्स की कितना फोर्स है? 20 का एक कंपोनेंट, 20 cos 37 वेक्टर पढ़ाया, रेजोल्यूशन वेक्टर। 20 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा एंगल पर 20 cos थीटा, और क्योंकि ऐसे स्ट्रेच कर रहा, ऊपर फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा 20 sin 37। याद रखेंगे, ये कोई बॉडी है ऐसे, यह फोर्स लग रहा थीटा एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा लेफ्ट में, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा F sin थीटा। अगर बॉडी को ऐसे खींचा जा रहा था, लेकिन अगर इसी बॉडी पे फोर्स इधर से लगा रहा है उतने ही एंगल के, ये कंपोनेंट राइट में जाएगा, ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल राइट F cos थीटा, और वर्टिकल वाला नीचे आएगा, ऐसे है तो वर्टिकल नीचे, ऐसे है तो वर्टिकल ऊपर, ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो वर्टिकल नीचे, F sin थीटा। हमें फिर यह निकालना है एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों चीजें निकालनी है। अगर आप देखो सेम ऐसे, इस बॉडी को कौन सा फोर्स चलाएगा? mg वाला फोर्स चलाएगा, n चलाएगा, या 20 cos 37 चलाएगा, या 20 sin 37 चलाएगा? चलाएगा कि ये सरफेस से बॉडी चलेगी ऐसे, एक फोर्स चलाएगा इसको, तो F इक्वल्स ma, कौन सा फोर्स चलाएगा?
20 न्यूटन या 20 cos 37, 20 cos 37, 20 cos 37 equals 5a, m5, cos 37 4 by 5, a, ये हो गया 16, 5a, ये हो गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। नॉर्मल ये देखो बॉडी तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे, मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल्स डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना है n प्लस 20 sin 37 इक्वल्स mg डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स n प्लस 20 sin 37 डाउनवर्ड फोर्स mg। n निकालना ही है। sin 37 3 by 5, 5 g10, ये जाएगा 12 इक्वल्स 50, 5 4 20, 4 3 12, n इक्वल्स 38 न्यूटन। ये होगा नॉर्मल रेट से। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दें, ऐसे देखें अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सरफेस सही है, बॉडी भी हुई है 5 kg, फोर्स इधर लगा ऐसे, फोर्स इधर लगाए 20 न्यूटन, 37 डिग्री करीब, 37 दो फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। mg n ऊपर 20 का एक कंपोनेंट देखो, जब ये इधर लग रहा था लेफ्ट में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट में था, तो ये अगर राइट में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे राइट में होगा 20 cos 37, और ये आएगा नीचे कंपोनेंट। ये देखिए लेफ्ट में था तो इसे उठाएगा कंपोनेंट, अगर राइट में है तो कंपोनेंट दबाएगा, कंप्रेस करेगा नीचे 20 sin 37। ये बॉडी अब इधर चलेगी, ये खींच रहा था इधर, ये बॉडी इधर चल रही थी, एक्सेलरेशन इधर था, ये बॉडी इधर चलेगी, एक्सेलरेशन इधर होगा। फिर वैसी F इक्वल्स ma, F कितना 20 cos 37 ma, cos 37 4 by 5, ये उतना ही है 16 5a, ये आ गया 3.2। एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो एक्सेलरेशन वहां होगा वहां एक्सेलरेशन यहां होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन उलट जा रहा है, और डायरेक्शन इधर था फोर्स का तो एक्सेलरेशन इधर था, और डायरेक्शन इधर फोर्स का तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। नॉर्मल में देखें ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स n इक्वल्स डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस जो वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है 20 sin 37, 20 sin 37 5 g10 sin 37 3 by 5, 60 plus 12, that is 50 plus 12, 62 न्यूटन। 5 4 जा 4 3 जा 12। इस तरीके से ये यूज किया जा रहा है न्यूटन्स सेकंड। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, जितना आप बताया है उतना आप सीखो। और क्वेश्चंस नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इस पर और एक्सप्लेन करेंगे। ओके।